दोस्तों ये पूरी गैंग जो रिकमेंड हुई है 42 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था या और 42 में से 14 बंदे रिकमेंड हुए थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला अपना पीएसबी चेन्नई का एक्सपीरियंस। तो रिसेंटली मैंने सीजी कैट एग्जाम दिया था और उसको क्वालिफाई भी कर लिया था। तो उसके बाद हमारी आती है पीएसबी। तो अगर हम प्रोसीजर के बारे में बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। स्टेज 1 हमारा होता है सीजी कैट, जो कि हमारा रिटन एग्जामिनेशन होता है लाइक एफ कैट और सीडीएस, कंपैरेटिवली ईजी होता है। उसके बाद हमारा आता है स्टेज 2, दैट इज पीएसबी प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। इसके हमारे ऑल इंडिया में 4 सेंटर्स हैं। पहला तो नोएडा में है, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई और चौथा गोवा। तो प्रीवियसली मैंने अगर पीएसबी की बात करूँ तो 3 बार मैं पीएसबी दे चुका हूँ और उनमें से 2 बार मैं रेकमेंड हुआ हूँ पीएसबी में फॉर एफएसबी। ठीक है, तो अगर आप पहली बार पीएसबी देने जा रहे हैं तो आप वो वीडियोस मेरे देख सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट मोर नॉलेज अबाउट पीएसबी एंड हाउ द प्रोसीजर इज। तो मैंने उसमें ना डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया हुआ है, ड्रेस कोड के बारे में बात किया हुआ है, और मेरी जो पीपीडीटी स्टोरीज थी, पीपीडीटी की पिक्चर थी, सीसीबीटी कैसे कंडक्ट कराया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं आपको, तो वो वीडियोस में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियोस को आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। पीएसबी के बाद आता है हमारा स्टेज 3, दैट इज एफएसबी फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, जो कि हमारा होता है नोएडा सीजीएसबी में। प्रीवियसली मैंने 2 बार एफएसबी दे रखी है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। उनके वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि एफएसबी में हम लोगों का प्रोसीजर क्या फॉलो होता है। ये हमारे स्टेज 2 का इक्विवेलेंट होता है जो एसएसबी में होता है। ठीक है, जीटी होता है, साइट टेस्ट होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है, और मैंने एक एक चीज़ें उसमें बताई हुई हैं, तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। एफएसबी में रिकमेंड हो गया, उसके बाद हमारा मेडिकल्स होता है, फिर मैरिट आती है। तो अभी बात करते हैं हम लोग पीएसबी चेन्नई की, क्योंकि मुझे निकलना है यहाँ से और मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, सारा सामान पैक कर लिया। तो दोस्तों ये बैग लेके जा रहा हूँ, इसमें मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स डाल लिए हैं, ड्रेस कोड के हिसाब से अपना एक ड्रेस डाल लिया है फॉर्मल्स का, और बाकी जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी मुझे वो सब रख लिया। एक बैकपैक काफ़ी है एक दिन की पीएसबी के लिए। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और टाइम हो गया है 9 बजे मेरी ट्रेन है, कावेरी एक्सप्रेस फ्रॉम मैसूर टू चेन्नई। तो उसको पकड़ना है, निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं मैसूर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों मैं मैसूर रेलवे स्टेशन तो पहुंच चुका हूं, लेकिन मेरा प्लान था पहले वंदे भारत से जाने का, क्योंकि आज तक मैं कभी ट्रैवल नहीं किया था वंदे भारत से। तो सोचा था यार वंदे भारत का भी सफ़र कर लिया जाए, क्योंकि मैसूर से चेन्नई एक वंदे भारत चालू हो गई है। प्रॉब्लम ये थी कि भाई वो दोपहर में चलती है 1 बजे के अराउंड, और ऑफिस टाइम रहता है, तो अपनी एक छुट्टी मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। आप जानते ही हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे उनके लिए एक एक छुट्टी कितनी कीमती होती है, जो एसएसबी दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं लगभग 8:15 और 9 बजे मेरी ट्रेन है कावेरी एक्सप्रेस। तो अभी मैं जाके डिनर करूँगा, फिर मिलता हूँ आपको, बताता हूँ आगे क्या सीन है। A few moments later. तो दोस्तों मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुका हूँ और मेरी जो ट्रेन है आप बगल में देख सकते हैं, कावेरी एक्सप्रेस। अभी बज रहे हैं 8:40 और 9 बजे ये चलेगी यहाँ से। और मेरा डिनर भी हो चुका है, लेकिन डिनर ऐसा हुआ है कि सारा मूड ख़राब कर दिया। मैंने सोचा यार डोसा है, डोसा तो हर जगह अच्छा बनता है यहाँ पे, वो भी ख़राब बना दिया। मेरे को मेरी जो सीट है वो है S6-15 साइड लोअर। बगल में जो कोच आप देख रहे हैं ये मेरा कोच है। बैठते हैं इस ट्रेन में और पहुंचते हैं चेन्नई। तो दोस्तों वेज पुलाव लेना पड़ा है, ताकि मैं रात को भूख की वजह से ना जगा रहा हूँ। पूरी रात मुझे नींद लेनी है ताकि मैं सुबह अच्छे से पीएसबी दे सकूँ। चलते हैं अपने डब्बे की तरफ और बैठते हैं, खाते हैं और सोते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ चेन्नई रेलवे स्टेशन पे और अभी बज रहे हैं 7। तो 6:45 का टाइमिंग था। अराउंड 500 किलोमीटर्स कवर किया है कावेरी एक्सप्रेस में। तो अभी मैं जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, वेटिंग रूम में तैयार होता हूँ। अभी लगभग मेरे पास 3 घंटे है टू रिपोर्ट एट पीएसबी चेन्नई। तो तैयार होके आपसे बात करता हूँ। A few moments later.
तो दोस्तों मेरे साथ है रामशंकर भाई, इनसे मैं मिला था फर्स्ट FSB बैच में, और ये पहले ही उसी बैच में रेकमेंड भी हो गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरिट आउट हो गए थे। और दोस्तों हम लोगों ने रैपिडो बुक कर लिया और बस वेट कर रहे हैं, यहाँ से रैपिडो करके पहुँचेंगे PSB चेन्नई, और फिर आपको आगे की डिटेल्स शेयर करेंगे। बस अपन पहुंचने वाले हैं, ऑटो मिल चुका है बड़ी मशक्क़त के बाद। A few hours later. तो दोस्तों ये लोग हैं रेकमेंड महारथी लोग हैं। भाई अपना नाम बता दे भाई। सौरभ गुप्ता, साहिल गिरटकर, तरुण सुरेश, सूरज दिनेश, भाई अपना नाम बता दे। विशाल सतीश, अखिल, एंड दिस गाय अंकुर। अनदर यूट्यूबर, ये कोलैबोरेशन हो रहा है। इतने बच्चे अभी रिकमेंड हुए हैं सेकंड बैच में, हाँ। और फर्स्ट बैच में 7 लोग रिकमेंड हुए हैं, तो अभी हो गया अभी नेक्स्ट। दोस्तों ये पूरी गैंग जो रेकमेंड हुई है, 42 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था। या और 42 में से 14 बंदे रेकमेंड हुए थे PSB में फॉर FSB, बट 1 पर्सन गॉट डॉक्यूमेंट आउट बिकॉज ऑफ दी स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, और वो कर्नाटका से था भाई। लास्ट टाइम भी एक बंदा था मेरे साथ, वो भी डॉक्यूमेंट आउट हो गया था। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और बस अब यहाँ से निकलते हैं, आपको डिटेल बताता हूँ सब कुछ PSB में, CCBT और PPDT के बारे में। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कि PSB का पूरा होल प्रोसीजर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या कैसे हुआ था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मुझे रामशंकर भाई मिल गए थे, प्रीवियसली रेकमेंडेड। तो हम लोग साथ में रैपिडो कर लिए थे, और डायरेक्टली अगर आप रैपिडो में कोस्ट गार्ड स्टोर्स डेपो डालेंगे तो आप सीधा उस PSB सेंटर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको उससे भी सस्ता कुछ जुगाड़ना है ट्रांसपोर्ट, तो होगा वो बस 101 करके एक बस है, वो आपको रोयापुरम लेके जाएगी, और वहां से वॉकेबल डिस्टेंस पे आपका PSB सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हमारी खत्म होती है कि हम कैसे पहुंच सकते हैं PSB सेंटर। उसके बाद PSB सेंटर पहुंचने के बाद हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स गेट पे ही मांग लिए गए थे, और एक और चीज, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए। वो लोग ब्लू बॉल पॉइंट पेन के लिए मना कर रहे थे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स पे वापस आते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए डबल डोज, और फिर एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपीज होनी चाहिए, और एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज होनी चाहिए। कलर्ड होने की जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट से भी काम चल जाएगा। तो ये थे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग गेट पे देखे जाते हैं। ठीक है, तो अब मेन चीज की बात करते हैं, CCBT। ठीक है, ये हमारा फेज 1 होता है PSB का, जिसमें हमारी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। इसे हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं और CCBT भी कहते हैं। तो अगर बात करूं, मेरा 10 AM का बैच था। ठीक है, तो उसमें 42 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, और CCBT सभी का क्लियर हो गया था। तो मैंने जनरली ना नाउ डेज देखा है कि जितने भी बंदे CCBT दे रहे हैं, तो वो इजीली CCBT को क्लियर कर ले रहे हैं, किसी को भी एलिमिनेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि बच्चे ना पहले से ही CG कैट दे के आ रहे हैं, वहीं पे फिल्टर आउट हो गए हैं। तो अब उनको लगता नहीं है कि यार ये बंदा पूरा रिटर्न पेपर दे के आ रहा है, फिर उसके बाद उसको CCBT में ही निकाल दो, PPDT भी ना देने दो, तो कोई मतलब नहीं है। तो आजकल तो सबको पास कर दे रहे हैं। इनिशियली जब मैंने पहली बार अपनी CCBT दी थी या PSB दी थी, उसमें तो इतने सारे बंदे CCBT के बेसिस पे ही निकाल दिए थे। तो नाउ डेज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आ जाइए, ज्यादा आपको इश्यू होने वाला नहीं है। अगर आप किसी मॉक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूट्यूब की वेरियस वीडियोज हैं, वहां पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके 50 to 60 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप टॉप 10 में आ जाएंगे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे। मैंने सुना है कि कई सेंटर्स पे, लाइक नोएडा पे मेरा दोस्त था, तो वो बता रहा था कि जो चेस्ट नंबर है वो अपने CCBT के स्कोर के अकॉर्डिंग अलॉट होते हैं, तो वहां पे ये भी मैटर करता है। लेकिन येस्टरडे मैंने देखा ना कि अपना जो चेन्नई का सेंटर है, वहां पे तो यार चेस्ट नंबर अपने रोल नंबर के हिसाब से अलॉट कर दिए गए थे, तो ज्यादा कुछ इश्यू है नहीं। लेकिन आपके हाथ में प्रैक्टिस करना है और बेस्ट परफॉर्म करना है, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाइए और CCBT को फोड़ दीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो वेरियस टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा टेस्ट 1 होता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। इनमें हमें सबसे ज्यादा टाइम दिया जाता है, यहाँ पे 50 to 60 सेकंड्स दिए जाते हैं। तो इसको आप आराम से कीजिए, टेंशन ना लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, इसके लिए हमें टाइम मिलेगा पूरा। तो बस अगर आपने पूरा कर लिया तो बिल्कुल सही सही चीजें मार्क कीजिए। और एक और चीज बोलूंगा, वहां पे ना A
ABCDEF, ये जो है ना, ये सबसे टॉप पे लिखे हुए हैं और हमारे जो गोले हैं वो नीचे नीचे हैं। तो जो सबसे ऊपर के क्वेश्चंस है ना, वहां तो आप आराम से गोला लगा ले रहे हो ऊपर ABCD देख के, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है जब आप नीचे टेस्टेस में आते हैं ना, जैसे टेस्ट 1 हो गया, फिर उसके नीचे टेस्ट 2 है, फिर टेस्ट 3 है, तो वेरियस टेस्ट जो है नीचे, वहां पे आपको टिक मार्क करने में या OMR को फिल करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको अंदाजा हो जाए कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, विदाउट वॉचिंग अबव, क्योंकि ये वेस्ट करता है अपना टाइम और वहां पे टाइम की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि किसी क्वेश्चंस में 3 सेकंड्स होते हैं, किसी क्वेश्चंस में 10 सेकंड्स होते हैं। तो बी केयरफुल व्हाइल यू आर फिलिंग द OMR मार्कशीट। मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा हुआ था कि यार मैंने आंसर सही देख लिया है, लेकिन ABCD इतना जल्दी से वो लोग क्वेश्चन प्रोजेक्ट हो रहा था ना, फिर हट जा रहा था, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही गलत मार्क करके आ गया जल्दीबाजी के चक्कर में, तो आप वो गलती मत कीजिएगा। तो उसके बाद हमारा टेस्ट 2 आता है, जिसमें हमारा हमारा होता है कंप्लीट दी सीरीज, सब्ट्रैक्शंस होते हैं, बेसिक इक्वेशंस होती है। एक इक्वेशन आई थी ऐसा करके 676 प्लस 335, इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, और सब्ट्रैक्शंस में हमारे अलजेब्रिक क्वेश्चंस आ गए थे, क्यों 2x प्लस 4y प्लस 3y vz, फिर नीचे भी सेम इक्वेशन थी, उसको माइनस करना था, वैसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, कंप्लीट दी सीरीज में कुछ सीरीज इजी थी, कुछ ऐसी थी जो बस आपका टाइम वेस्ट करेंगी, तो आप ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि आपके पास स्कोरिंग सेक्शंस हैं, तो आप यहाँ पे अगर परेशान नहीं होंगे तो आगे जाके आप स्कोर कर सकते हो। फिर हमारा टेस्ट 2 कंप्लीट हो जाता है, फिर आता है हमारा टेस्ट 3, जिसमें हमारी ग्रामर आ जाती है, जो फाइंड आउट होता है कि इस सेंटेंस में ऐसी कौन सी चीज है जो गलत है, इनकरेक्ट है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस मार्क करने हैं। स्पेलिंग्स बहुत ही इजी आई थी। अगर मैं स्पेलिंग्स की बात करूं तो एक तो मिस्चीवियस आ गया था, एक आ गया था इनहेरिटेंस आ गया था। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्पेलिंग्स आ गई थी, 5 स्पेलिंग्स आई थी और 5 ग्रामर के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हमारा आता है टेस्ट 4, नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ये तो ऐसा है क्वेश्चन है ना कि इसको आप अटेम्प्ट ना ही करो तो बेटर है। तो जो आपके जो ऊपर के सेक्शंस है ना, अगर उसमें आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप ना जस्ट टिक मार दो। अगर पूरा गोला नहीं मार पा रहे हो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, बस आप टिक मार दो, ताकि आप बाद में जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पे जाके आप वापस वो जो क्वेश्चन है उसको पूरा अच्छे से फिल कर सको, क्योंकि बाद में वो टाइम नहीं देने वाले हैं। ठीक है, वहां पे सर गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार तुम मानते नहीं हो, डिसिप्लिन और ऑनेस्ट नहीं हो, तो ऐसी सी बातें ना सुननी पड़े, तो आप कुछ टेस्ट के बीच में ही सारे जो आंसर्स हैं आपके OMR को अच्छे से फिल कर लीजिए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप स्कोर करना मुश्किल ही है थोड़ा सा। अगर कुछ इजी क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हो, जैसे कोई एलिफेंट है, अब उसमें से बोल देंगे कि ई से स्टार्ट होना चाहिए और 5 अल्फाबेट्स का वर्ड वर्ड बनना चाहिए, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो ये बहुत ही टफ हो जाता है इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। फिर उसके बाद आता है हमारा मिरर इमेजेस विद रोटेशन टेस्ट। ये हमारा टेस्ट नंबर 5 होता है। ये भी बहुत इजी होता है, आप इजीली कर सकते हैं। आप बस थोड़ा सा फिगर दी हुई है उसको लाइक जो क्वेश्चन में बोला गया है कि रोटेट एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री एंड प्लस मिरर इमेजेस, तो यहाँ पे हमारा टेस्ट नंबर 5 हो जाता है। फिर आप इसको स्कोर करने के बाद फिर आप आते हैं टेस्ट नंबर 6 में, रिमेंबर दी वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स। ये जो लास्ट के 2 सेक्शन है ना, ये मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस है। सबसे पहले आपके पास कोई वर्ड आ जाएगा AXY ZY, तो ये सिंपली आपको बस मार्क करना है कि कौन से ऑप्शन में ये सिमिलर वर्ड आपने देखा था पहले। तो ये बहुत ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत आसानी से स्कोरिंग करवा सकते हैं। तो हाई स्कोरिंग टेस्ट है ये दोनों ही, तो अच्छे से कीजिए इसको। फिर उसके बाद आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जैसे हम लोगों को बहुत सारे एन दे दिए जाएंगे विद अदर अल्फाबेट्स, तो हम लोगों को नंबर ऑफ एन्स बताना है। तो ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इसके अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं और आप इजीली स्कोर कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप जो OMR में आंसर मार्क कर रहे हो और जो आंसर दिया हुआ है, लाइक अगर 8N है, तो आप ये भी देख लीजिएगा कि 8 कौन से ऑप्शन में है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है हम लोग गिनने के पीछे रह जाते हैं। हम लोग गिन तो लेते हैं कि यार 9N है, लेकिन जब हम लोग ऑप्शन देखने आते हैं तब तक वो ऑप्शन हट जाते हैं। अब आपको आंसर तो पता है लेकिन तब भी आप गलत करोगे, तो आपको ना ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, एट द सेम टाइम आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा ताकि आपको इशू ना हो जब आप मार्क कर रहे हो अपना आंसर को। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा CCBT हो जाता है। CCBT के बाद हम लोगों को बाहर भेज दिया जाता है, हमारी OMRs को चेक करने के लिए ले जाया जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों को ना चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रोल नंबर्स। मैं इनिशियली सोच रहा था कि हम लोगों को भी OIR और या CCBT के स्कोर के बेसिस पे अलॉट किए जाएंगे, तो मेरे को चेस्ट नंबर अलॉट किया गया था 105, 101 से 1042 तक हमारे चेस्ट नंबर अलॉट किए गए थे, मेरे को 105 मिला था। ठीक है, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो ये जो पिक्चर है ना, इसके बारे में आपको एक फनी स्टोरी बताऊंगा मैं। ठीक है,
तो क्या हुआ, हम लोगों का पीपीडीटी होने वाला था, ठीक है। तो हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, वहां पे असेसर्स अपने पीपीडीटी के लिए सब कुछ सेटअप कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे ना जो फर्स्ट बैच के बंदे थे वो आए पांच, उनमें से जो एटीएम का बैच था वो 22 कैंडिडेट्स आए थे, उसमें से 7 कैंडिडेट्स रेकमेंड हुए थे इन पीएसबी फॉर एफएसबी, ठीक है। तो एक बंदे ने ना आके, वो ऊपर आया डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो मेरे ही बगल में आके उसने मुझे पहचान लिया, ठीक है। तो वो बोलता है यार भाई आपको ये यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैंने बोला थैंक यू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिकमेंडेशन इन पीएसबी। और फिर मैंने उससे पूछ लिया कि यार तेरा पीपीडीटी में पिक्चर क्या आया था। तो उसने बोला कि 5 से 6 कैंडिडेट्स हैं, वो बैठे हुए हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने में ही एक असिस्टेंट कमांडेंट सर थे हमारे सामने, वो बोल रहे हैं कि क्या कर लो, डिस्कस क्यों कर रहे हो। मैंने बोला सर कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा था। बोलते अभी नहीं करना, बाद में डिस्कस करना। तो मैं फिर, मेरे को लगा कि यार ये अगर पिक्चर रिपीट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर मैं सोचने लगा कि मैं इस पे क्या बना सकता हूँ। तो मैं पीपीडीटी शुरू होने से पहले ही पीपीडीटी के बारे में सोच रहा था, ठीक है। कि एक तो मैंने जब भी मुझे 4 से 5 कैरेक्टर्स दिखते हैं तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट बनाता हूँ। वरना एक पिक्चर ऐसी थी जिसमें लाइब्रेरी का सीन था, जो मेरी एसएसबी भोपाल में आई थी। तो वहां पे मैंने बनाया था डेवलपिंग ई लाइब्रेरी एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं वो भी बना सकता था। फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं, ठीक है। तो पिक्चर हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस के बाद दिखाई जाती है, और जो पिक्चर थी वो सेम आ गई जो उस बंदे ने मुझे बताई थी, थैंक्स टू हिम। तो हमारी जो पिक्चर थी ना, उसमें क्या था, पीछे लाइब्रेरी के ये अलमीराज थे, उसमें बुक्स थी, ठीक है। और हमारे 7 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। उसमें से 5 मेल थे, 2 फीमेल्स थी, और सब लोग अर्ली 20s में लग रहे थे। जो टेबल था उस पे एक लैपटॉप था, बहुत सारी बुक्स थी, वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रीवियसली इस पे स्टोरी बना चुका हूँ प्रीवियस एसएसबीज में, तो मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। बस मुझे ये सोचना था कि अब मुझे 2 ऑप्शंस में से किस में जाना है, डेवलपिंग ई लाइब्रेरी एप्लीकेशन या ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट। और रिसेंटली मैंने, जस्ट बिफोर दिस पीएसबी, मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, जिसमें ना मैंने सेम पिक्चर को एक स्टोरी लिखी हुई थी और उसको नरेट करके रिकॉर्ड किया था। तो मेरी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो चुकी थी उस नरेशन की, ठीक है। Good morning, everyone. In the given picture, I have perceived 4 characters, 2 males, 2 females, in the age group between 20 to 24. All were in positive mood, and the action of my story is organizing cultural fest. तो मुझे नरेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी, तो मैंने वही पिक्चर और वही स्टोरी लिखने की कोशिश की, ठीक है। तो अब मैं बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे एक मेल कैरेक्टर दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। वो 22 ईयर्स का था और वो पॉजिटिव मूड में था, ये मेरा मेन कैरेक्टर था। फिर उसके बगल में एक फीमेल थी, वो भी 22 की थी, वो पॉजिटिव मूड में थी। यहाँ पे एक और मेल था, वो भी पॉजिटिव मूड में था और 21 एज का था। यहाँ पे फिर एक और मेल था, ठीक है, और 21 पॉजिटिव। एक और फीमेल थी यहाँ पे, ठीक है, 22 पॉजिटिव। 2 फीमेल हो गई हमारी और 3 मेल हो गए, ठीक है। तो 2 मेल और थे यहाँ पे, 21 पॉजिटिव। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इस वाली पिक्चर में बहुत ज्यादा थे, लेकिन ये भी बहुत मैटर करता है। अगर क्लियरली आपको दिख रहा है ना कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 7 है, 2 फीमेल्स हैं, 5 मेल्स हैं, तो ये आपकी अटेंशन टू डिटेल दिखाता है। तो आप ऐसा मत समझना कि यार 7 कैरेक्टर हैं तो सबको बताने में बड़ा दिमाग जाएगा, तो चलो मल्टीपल कैरेक्टर्स बोल के जान बचा लेंगे। तो जान बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीएसबी है, ठीक है। जान यहाँ लगाओगे तभी आपको अगले एफएसबी के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो आपको बचना नहीं है, आपको जितनी डिटेलिंग में काम करने को मिले वो करना है। तो मैंने अपना ये बॉक्स ऐसे भरा था, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है मेरी स्टोरी, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट इन कॉलेज। तो ये स्टोरी मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में दिखाई है, शॉर्ट्स में भी दिखाई है, ठीक है। तो अनुज दुबे 22 वाज बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट इन ट्रिपल एम यूटी एंड आल्सो अ मेंबर ऑफ कल्चरल साइन ऑन। ये हमारी कॉलेज की कल्चरल सोसाइटी थी। He was given the responsibility to organize the cultural fest. He informed the other members of the society and invited them to help him organize the fest. First, he held the meeting with them and made the plan. He selected volunteers from junior years and divided the various tasks among them, like shortlisting participants for various events, decorating venue, inviting guests for the fest, arrangements of food and refreshment, etc. He himself took the responsibility of bringing sponsorship for the events and met various companies, explained them about the event, and got the sponsorship. At last, he revisited all the arrangements before the event. Cultural fest was organized smoothly and whole college enjoyed. आयुष, यहाँ पे आयुष आएगा, आयुष की जगह अनुज आएगा, क्योंकि ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं, तो मैं
थोड़ा सा हटाना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अनुज आएगा, अनुज अप्रिशिएटेड हिज टीम एंड वॉलंटियर्स फॉर देयर एफर्ट्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज स्टोरी है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की 2 लाइंस में इंट्रोडक्शन दे दिया, व्हाट लेड टू द सिचुएशन दे दिया। फिर उसके बाद आगे की बीच की जो कुछ लाइंस है उसमें व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन और जो मल्टीपल एक्शंस मैंने लिए इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज द फेस्ट वो दिखाया है, और लास्ट में एक पॉजिटिव आउटकम दिखा दिया है। तो ये थी मेरी पिक्चर। आपको वो मैं 1 मिनट का अपना शॉर्ट भी लगा दूंगा इस वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं। जस्ट बिफोर माय पीएसबी मैंने वो अपलोड किया था, तो मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। तो मेरा नरेशन था ना बहुत ही क्रिस्प गया था और बहुत ही अच्छा गया था। मतलब मुझे लग रहा था कि बंदे मुझे देख रहे हैं जब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नरेशन हो जाता है, फिर हम लोगों का जीडी शुरू होता है। जीडी में आप जानते ही हैं कुछ रिपीटर्स थे हमारे में। एक बंदा तो था 32 अटेम्प्ट वाला, ठीक है। वो प्रीवियसली 2 टाइम्स रिकमेंडेड था, ड्यू टू अनफॉर्चुनेट थिंग्स वो अभी तक एकेडमी में नहीं जा पाया, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना कि वहां पे कंपटीशन अच्छा खासा था। तो मैं यहाँ पे कहीं पे बैठा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बैठा था। तो मेरा नरेशन खत्म होने के बाद जैसे ही हमारा जीडी शुरू होता है तो सब लोग अपनी तरफ से बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हम लोगों को बीच में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बीच में डिवाइड करने के बाद जो हमारा हाफ ग्रुप था, बड़े अच्छे से उन्होंने डिस्कशन किया। मैंने भी अपने पॉइंट्स दिए। मैंने अपने जो ग्रुप था उसको एक कॉमन स्टोरी की तरफ ले जा रहा था। मैंने बोला कि यार वो बंदे एवरी ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन देयर अर्ली 20s एंड दे आर डिस्कसिंग समथिंग, सो वी कैन मेक अ कॉमन स्टोरी ऑन ऑर्गेनाइजिंग समथिंग। तो मैंने उनको अपने कल्चरल फेस्ट की तरफ ही लेके आ गया। तो सब लोग अग्री भी कर गए। तो हमारी कॉमन स्टोरी की थीम हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली। फिर हम लोग एक्शंस पे आ रहे थे, तब तक उन्होंने बोल दिया कि ठीक है नाउ दूसरा ग्रुप डिस्कस कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो ग्रुप था ना, उसमें तो भसड़ जो ऐसी मची है। फिश मार्केट जो हमने देखा है ना एसएसबीज में, वो वहां पे मैंने देखा। फिर वहां पे कुछ ज्यादा कॉन्क्रीट वो लोग निकाल नहीं पाए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने पॉइंट्स तब भी डाल दिए थे। तो हम लोगों का ओवरऑल फिर बोलते हैं कि यार अब सब दोनों सेपरेट सेपरेट डिस्कशंस हो चुके हैं, तो अब ना आप एक पूरा एज अ ग्रुप डिस्कस कर लीजिए। तो हम लोगों ने फिर एज अ ग्रुप डिस्कशन शुरू किया, ठीक है। तो फिर हम लोग वापस आ गए, कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि एक बंदे को नॉमिनेट कर दो ताकि वो एक कॉमन स्टोरी दे सके। तो एक बंदे ने खुद ही को नॉमिनेट कर लिया, तो हमने बोला चलो ठीक है कि चलो तुम ही कर दो। तो फिर उसने नॉमिनेट अपना नॉमिनेशन को दिखाया। तो उसने अपना पूरा नरेशन किया। जस्ट उसने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और स्टोरी को डिस्क्राइब किया था, एक्शन ऑफ द स्टोरी बताया था और स्टार्टिंग बताई थी। तब तक वो असेसर समझ गए थे कि ठीक है हो गया काम। तो अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम जब मैं पीएसबी गया था चेन्नई, तो वहां पे जो असेसर्स थे सेम असेसर्स आज भी बैठे थे, ठीक है। उनको तो अब मैं पहचान ही गया हूँ। तो देख के ही पहचान जाता हूँ कि यार ये तो पुराने वाले असेसर्स ही बैठे हैं, ठीक है। तो मैं तो कॉन्फिडेंट था जब मैं अपने नरेशन और जीडी के बाद बाहर आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि फीलिंग आ गई थी कि मैंने परफॉर्म अच्छा किया है, तो मुझे कोई इशू नहीं लग रहा था। तो इसके बाद हम लोगों को बाहर बुला लेते हैं, फिर खाना पीना देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। और 42 जो कैंडिडेट्स थे जो पीपीडीटी दिए थे, उसमें से 14 कैंडिडेट्स को रेकमेंड किया जाता है इन पीएसबी फॉर एफएसडी, ठीक है। तो यही था दोस्तों मेरा पीएसबी का एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए रिलेटेड टू पीएसबी एफएसबी एंड इन जनरल एसएसबी रिलेटेड स्टडी मटेरियल, तो आप मेरा ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे मेल करके पूछ सकते हैं ankur97yadav@gmail.com पे। अगर आपको चैट करना है या आपको फर्दर क्वेरीज क्लियर करनी है इन अ चैट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको श्योरली रिस्पॉन्ड करूंगा और हेल्प करूंगा ताकि आपकी जो क्वेरी है रिजॉल्व कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।